गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में 26 अक्टूबर पे पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आज के जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं उसको देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले टॉप्स के बारे में डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। देन यहाँ पे देखेंगे हम जो वेरियस ग्रे एंड ब्लैक कैटेगरीज होती हैं आपकी FATF के अंदर, उसके अंदर कौन कौन सी नई कंट्रीज शामिल हुई हैं। देन यहाँ पर SIAC को लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है, मोहिनीयट्टम को लेकर दो क्वेश्चन रहने वाले हैं। इवन दो ये आपका एरिया आर्ट एंड कल्चर का है, लेकिन क्योंकि ये न्यूज़ में था इस वजह से ये क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। राइट ऑफ वे के बारे में जानेंगे, न्यूज़ में था। ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आई वे बनी के बारे में जानेंगे। देन नेशनलाइज्ड पॉलिसी को डिस्कस करते हुए SEEI 2020 के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें, कितना आप स्कोर सोच रहे हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि जो कट ऑफ रखी गई है दैट इज ऑफ 6 मार्क्स, वहाँ पर आपको 6 स्कोर करना है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी टारगेट सेट कर सकते हैं और इससे कम भी कर सकते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू। बट हाँ, कैटेगराइजेशन आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पर आना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 जो कि टफ्स को लेकर पूछ रहे हैं। TUFS क्या है ये बताऊंगा अभी। टफ इज इंट्रोड्यूस बाय 1999 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो इसे बेसिकली 1999 के अंदर लेकर आया गया था, लेकिन कौन सी मिनिस्ट्री अभी इसे लेकर आई है कि इसके अंदर एक ओवरऑल होने की जरूरत है। तो 1999 के अंदर जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम जो है इसे लेकर आया गया था एक मंत्रालय के द्वारा। वो मंत्रालय कौन सा था? टेक्सटाइल, फाइनेंस, एजुकेशन या फिर कोई और ही मंत्रालय था जिसके बारे में यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए टफ्स के बारे में। टफ्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1999 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। कौन से मंत्रालय के द्वारा इसे लेकर आया गया था? क्योंकि अभी जो हमारी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, बिल्कुल ठीक है, वो इसको अपग्रेड करने की बात कर रही है, क्योंकि 1999 के अंदर इसको लेकर आया गया था और टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए यहां पर एक टेक्नोलॉजी ओवरहोल करने की बात करी जा रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि टेक्नोलॉजी पार्क्स के साथ साथ यहां पर जो आपके टेक्सटाइल पार्क्स हैं उनको भी लेकर आया गया है और अप्रोक्सीमेटली 7 टेक्सटाइल पार्क्स अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर अप्रूव किए गए थे। तो इट मीन्स गवर्नमेंट इज फोकसिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन द टेक्सटाइल सेक्टर। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसको कि एक जुरिस्डिक्शन में ऐड किया गया है, विच इज जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है आपकी एक बॉडी है जो कि इंश्योर करते हैं कि जो वेरियस कंट्रीज है वो किसी भी तरीके से टेररिज्म की फाइनेंसिंग ना करें या कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे जो दुनिया है उसके अंदर माहौल ख़राब हो। तो यहाँ पर इसी तरीके से अगर कुछ कंट्रीज़ फिर भी ऐसे काम करने की कोशिश करती जैसे कि पाकिस्तान, तो उनको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है और बार बार अगर ऐसी चीज़ें करी जाती है तो उनको ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। अभी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसको कि जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग की जो कैटेगरी है इसके अंदर डाला गया। तो क्या वो टर्की है, क्या वो जॉर्डन है, क्या वो माली है? 10 सेकंड का टाइम आपको दिया है, सोचिए इसके बारे में। क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इन्होंने वेरियस कंट्रीज को यहाँ पर वेरियस लिस्ट के अंदर डाला है, जैसे कि अभी रिसेंटली बोत्सवाना और मॉरिशस ये दो कंट्रीज जो है इनको ग्रे लिस्ट में डाला है और पाकिस्तान तो ऑलरेडी ग्रे लिस्ट के अंदर है ही। काफ़ी कोशिश कर रहा था बाहर निकलने की यहाँ से, लेकिन अभी भी FATF ने इनको जो ग्रे लिस्ट है उसके अंदर कंटिन्यू रखा है। नाउ यहाँ पर अगर इन लिस्ट के अंदर कंट्रीज आ जाती तो होता क्या? देखिए वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनसे फंडिंग जो है वो फिर यहाँ पर हो जाती है। बेसिकली आपकी जो इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे नुकसान में जाएगी, क्योंकि बाहर के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं काफ़ी बड़े बड़े, वो आपको फंड नहीं करेंगे। रिसेंटली देखा गया कि जो इंक्रीज मॉनिटरिंग की जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर टर्की, जॉर्डन, माली तीनों को ही यहाँ पर ऐड किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एरिया थे वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हाँ जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग को और किस नाम से जाना जाता है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि SIAC को लेकर पूछ रहा है। बताएं इसको लेकर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये बेसिकली SIAC जो है ये एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर है, हो सकता है। आर्बिट्रेटर जो होते हैं या आर्बिट्रेशन जो होता है ये जो आपका टाइम होता है कम कंज्यूम करता है कंपेयर टू जो कोर्ट्स के अंदर प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके कंपैरिजन में, ये भी हो सकता है। ये पब्लिक के अंदर करी जाती है, जैसे आपने देखा होगा कोर्ट के अंदर केसेस चलते हैं उसमें पब्लिक भी बैठी होती है, तो उसी तरीके से ये केसेस जो होते हैं चलाए जाते हैं। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन।
रिसेंटली अमेजोन वर्सेस जो आपका बिग बाजार फ्यूचर रिटेल है उसका केस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इसी वजह से SIAC जो है वो भी यहाँ पर न्यूज़ में थी, ध्यान रखिएगा। और तभी हमने SIAC जो है इसके बारे में डिस्कशन किया। बेसिकली इट इज़ नथिंग बट द सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो यस, ये एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर है और यहाँ पर आर्बिट्रेशन जो है, मध्यस्थता जो होती है या फिर मीडिएशन जो होता है, वो कंपेयर टू द कोर्ट्स कम टाइम लेता है, इसी वजह से लोग आर्बिट्रेशन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है, लेकिन देखिए कम टाइम लगता है, उसकी एक रीज़न ये भी है कि इसके अंदर पब्लिक के अंदर आपको नहीं जाना पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है, दो पार्टी मान लीजिए अमेजोन एक पार्टी है और फ्यूचर रिटेल दूसरी पार्टी है, तो इनके जो वकील होंगे, इनके जो लॉयर्स होंगे जो इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही यहाँ पर आएंगे और SIAC अपनी वर्डिक्ट सुनाएगी। तो ये पब्लिक हियरिंग इसकी नहीं होती है। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। SIAC आर्बिट्रेशन अवार्ड्स हैव बीन एनफोर्स्ड इन मेनी जुरिस्डिक्शन, और इसके जो अवार्ड्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, UK, USA के अंदर एक्सेप्ट करे जाते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मोहिनीअट्टम डांस को लेकर पूछ रहा है कि बताएं कौन से स्टेट को बिलोंग करता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि UPSC के अंदर भी बेसिकली आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है 3 सेगमेंट्स में होता है। एक पोर्शन होता है जो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, एक क्वेश्चन, एक एरिया होता है जो कि मॉडरेट लेवल का होता है, और एक ईजी लेवल का होता है। क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं मिक्स बैग के आपके पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो देखते ही आपको पता होगा इसका आंसर ABCD में से क्या है, कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और क्वेश्चन को आपको मल्टीपल टाइम्स रीड करना पड़ेगा, बिकॉज डिफिकल्टी लेवल इज हाई। तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। रीजन पूछने का ये है क्योंकि मोहिनीअट्टम वर्कशॉप जो है दोबारा से इनिशिएट हो गई है केरला के अंदर, क्योंकि ये वर्कशॉप जो थी रोक दी गई थी कोविड के टाइम पर, लेकिन अभी दोबारा से इसको स्टार्ट कर दिया गया है। ये एक लास्या टाइप डांस है। ये सब चीज़ें मैं आपको वैसे आर्ट एंड कल्चर के अंदर पढ़ा ही रहा हूँ, तो वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा आप। सो इट्स ए लास्या टाइप डांस विच इन्वॉल्व्स जेंटल मूवमेंट्स। ठीक है, तो जिसमें फीमेल आर्टिस्ट जो होते हैं वो काफ़ी इसे परफॉर्म करते हैं, इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं, और इसके अंदर संस्कृत और मलयालम दोनों का मिक्सचर जो है लैंग्वेज के अंदर वो आपको देखने को मिलेगा। इट बिलोंग्स टू केरला। आंसर क्या हो जाएगा? ए। बट जो चीज़ आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करनी है, ये बताइएगा कि केरला से एक और क्लासिकल डांस आता है, उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम लोग मोहिनीअट्टम को लेकर एक और क्वेश्चन जो है वो भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज आस्किंग कि मोहिनीअट्टम के अंदर कौन कौन से इन तीनों में से इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्या हम इसमें मृदांगम का इस्तेमाल करते हैं? व्हाट अबाउट इडाका, फ्लूट? सोचिए, 10 सेकंड का टाइम यहाँ पे शुरू हो चुका है आपका, फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए मोहिनीअट्टम के अंदर काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो उनका इस्तेमाल किया जाता है, बट क्या वो 3 ये वाले इंस्ट्रूमेंट हैं या नहीं, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, वीणा का इस्तेमाल किया जाता है जो ट्रेडिशनल हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है। फ्लूट जो बांसुरी होती है इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ जो आपका इडाका होता है, जो आपका ड्रम होता है, वो भी इसमें इस्तेमाल होता है। और मदलम एक बैरल ड्रम होता है, वो भी इसके अंदर इस्तेमाल होता है, जिसे कि मृदांगम भी कहते हैं। ठीक है, सो बैरल ड्रम हो गया, ग्लास ड्रम हो गया, फ्लूट बांसुरी आपकी हो गई, इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, क्रैक UPSC एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज और मिशन UPSC 2022 दोनों ही जो इंपॉर्टेंट सीरीज हैं आपके लिए अवेलेबल है exam.netmock.com के ऊपर। वहां पर जाकर आप इस सीरीज को एनरोल कर सकते हैं। दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स जो कि 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये मिशन UPSC 2022 जो है ये 500 दिन की सीरीज है, और UPSC क्रैक एग्जाम की जो सीरीज है वो 200 डेज की सीरीज है। जो भी आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से आप अपनी सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू राइट ऑफ वे। रिसेंटली न्यूज में था किस चीज को लेकर? इलेक्ट्रिसिटी केबल्स को लेकर, ऑप्टिकल फाइबर सुएज को लेकर, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए, 10 सेकंड का टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है। राइट ऑफ वे किस वजह से आपने इसे न्यूज में देखा था? किस चीज की बात करी जा रही थी? कहां पर कुछ एक्स्ट्रा फीस लगाने की बात करी जा रही थी? चलिए, तो यहां पर रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने अभी एक इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे अमेंडमेंट रूल्स 2021 जो थे इसे नोटिफाई किया, और यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी कुछ प्रोविजंस को। इसमें बेसिकली वन टाइम कॉम्पनसेशन फीस जो है वो लगाने की बात करें तो 1000 पर किलोमीटर जो है एक फिक्स्ड कैप यहाँ पर लगाने की बात करी गई है। तो अब यहाँ पे करा क्या जा रहा है? देखिए, यहाँ पर जो ओवरग्राउंड केबल्स रहेंगे, अभी तक जो ऑप्टिकल फाइबर्स अंडरग्राउंड केबल्स थी उसके ऊपर ये फीस लगाई जाती थी। जो ओवरग्राउंड यहाँ पर केबल्स हैं उसके ऊपर 1000 पर किलोमीटर की जो यहाँ पे वन टाइम चार्ज है वो लगाया जाएगा। म्यूनिसिपैलिटीज़ का ये भी कहना था कि इसके ऊपर जो पैसा लगाना चाहिए, फीस लगानी चाहिए, वो ज़्यादा लगानी चाहिए, लेकिन आप जानते हैं अभी रिसेंटली गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लेकर आया गया है, और इसके अंतर्गत डिजिटल कनेक्टिविटी की भी बात करी गई, और इसी वजह से जो हमारी केबल्स हैं चाहे वो ओवरग्राउंड की हो
उसको यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है कि उसको जल्दी से जल्दी लेकर आया जाए। तो जो अब टेलीग्राफ की ओवरग्राउंड आपकी वायर्स होंगी उसके ऊपर ये नॉमिनल फीस जो है वो सरकार के द्वारा लगाई गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज करी गई है? FAO के द्वारा, ICAR, IMF या फिर नन ऑफ द अबव। तो 10 सेकंड का जो टाइम है वो मैं यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। आपको बताना है इसको किसके द्वारा लेकर आया गया। प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है एट द सेम प्लेस। जो फूड की डिमांड है, डिमांड फॉर द फूड इज राइजिंग, बट प्रोडक्टिविटी जो है वो यहां पर नहीं बढ़ रही है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो बेसिकली डिमांड इज राइजिंग बट द प्रोडक्टिविटी इज स्टैग्नेटेड। तो इससे क्या होगा? इवेंचुअली इन्फ्लेशन जो है वो होने के चांसेस बढ़े रहेंगे और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है दे में ऑल्सो स्लीप एम्प्टी स्टमक। तो यहाँ पे जो लोगों को हमें खाना प्रोवाइड करना है वो शायद हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। रिडक्शन इन प्रोडक्टिविटी जो है वो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो रहा है, ये भी बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार। इसको लेकर आया गया है, करेक्ट आंसर यहाँ डी हो जाएगा, वर्जीनिया टेक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ साइंसेज के द्वारा, जिसमें यहाँ पर ये डेटा जो है वो दिया गया है। करेक्ट आंसर विल बी डी। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि IVF बानी के बारे में है। IVF बानी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या है? कोई काफ है, कोई किटन है, कब है या कोई पपी है? 10 सेकंड का टाइम मैं यहाँ पे आपका शुरू कर देता हूँ। सोचिए आप इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा। रिसेंटली IVF टेक्निक को इस्तेमाल किया गया है टू कम अप विद द काफ, जो कि बनी ब्रीड जो है बफेलो की उससे बनाया गया है, ठीक है। सो इट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ आर्ट। आर्ट क्या है बताइए? आर्ट का इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपकी टेक्निक होती है उसके थ्रू यहाँ पर एक बफेलो की ब्रीड है, बनी ब्रीड, उससे यहाँ पर एक काफ को बनाया गया है। आर्ट की फुल फॉर्म क्या होगी? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आर्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पे काफ जो है उसको बनाया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है नेशनल लाइफस्टॉक पॉलिसी के बारे में पूछ रहा है कि बताएं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट नेशनल लाइफस्टॉक पॉलिसी को लेकर सही है। इसमें क्या क्या किया जाता है? क्या इसमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की बात करी है? हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, IVF को इंप्रूव करने की बात करी है। सोचिए 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। नेशनल लाइफस्टॉक पॉलिसी जो है कुछ एरियाज के अंदर स्पेशल एम्फोसिस देती है कि कुछ चीजें करना जरूरी है, जिसके अंदर यहाँ पर प्रोडक्टिविटी को लाइफ स्टॉक की इंप्रूव करना जरूरी है थ्रू द अनहेंस्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जेनेटिक मटेरियल जो है वो भी यहाँ पर मेल्स का ब्रीडिंग के लिए इंप्रूव करना है, इसके बारे में बात करी जाती है। और एनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए बनाना है, इसकी भी बात करी गई है। IVF को लेकर ये चीज साइलेंट है, तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं होगी। करेक्ट आंसर विल बी बी। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट वेरियस स्टेटमेंट्स को देकर पूछा है, बताएं करेक्ट क्या है। कर्नाटका के बारे में कहा है कि SEEI 2020 जो है उसके अंदर कर्नाटका ने टॉप पोजीशन हासिल करी है। देर इज ओनली वन स्टेट्स इन द एस्पिरेंट कैटेगरी। तो यहाँ पे एक ही स्टेट है जो एस्पिरेंट कैटेगरी के अंदर आता है। राजस्थान जो है वो एक फ्रंट रनर स्टेट है। सोचिए 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा SEEI 2020 की जो रिपोर्ट है इसको लेकर आया गया है। इसके अंदर क्या कर्नाटका ने टॉप पोजीशन हासिल करी है? आंसर इज यस। क्या राजस्थान इसमें फ्रंट रनर स्टेट है? ये भी चीज सही हो जाती है, लेकिन देयर आर 2 स्टेट्स, एक राज्य नहीं है, 2 राज्य यहां पर हैं जो कि आपकी किस कैटेगरी के अंदर आते हैं बताएं? एस्पिरेंट कैटेगरी के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। SEEI क्या है? स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। यहाँ पे एक बार रैंकिंग देख लीजिए। करेक्ट आंसर तो आपको पता चल गया है। सो यहाँ पे कर्नाटका इज ऑन द टॉप पोजीशन और ऐसे ही यहाँ पे राजस्थान दूसरे नंबर पे, फिर हरियाणा पंजाब का नंबर आता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जल्दी से 2 मिनट के अंदर हम पूरे लेक्चर को रिवाइज करते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी द एक्टिव रिविजन। एक्टिव रिविजन के अंदर आपको करना क्या है, जो चीज़ें आपके सामने आते हैं, जो क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर
आंसर करना और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना हूँ उसका आंसर जरूर करिएगा। तो टफ्स कौन लेकर आया, जल्दी से बताएं कौन सा मंत्रालय इसको लेकर आया। सो इट इज ब्रॉट टू यू बाय टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, 1999 में इसको लेकर आया गया था। अभी इसके एक ओवरहोल करने की बात करी जा रही थी। देन हमने यहाँ से आगे बढ़ते हुए डिस्कशन किया कि जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग के अंदर किसको रखा गया है। जल्दी से तीनों देशों के नाम मुझे बताएं। पाकिस्तान कौन सी लिस्ट में आता है वो भी मुझे बताएगा। इसके रेपरकशन ये होते हैं कि जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऐसे देशों को पैसा नहीं देते हैं, ठीक है। फिर हमने SIAC के बारे में डिस्कशन किया। SIAC जो है वो आर्बिट्रेशन का काम करता है। यहाँ पे अमेजोन का और फ्यूचर रिटेल का जो केस चल रहा है उसको लेकर, क्या इसमें टाइम ज़्यादा लगता है या कम लगता है। आंसर इस टाइम इसमें कम लगता है, पब्लिक हियरिंग इसके अंदर नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो सिंगापुर का इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो है इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। फिर हमने मोहिनीअट्टम को लेकर दो क्वेश्चन देखे थे। मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस है, जल्दी से बताएं। यस, ये है केरला से, और इसके अलावा और कौन सा डांस जो है वो केरला से आता है उसका नाम भी मुझे यहाँ पर बताएगा। लासा टाइप का डांस स्टाइल है, संस्कृत मलयालम भाषाओं का इस्तेमाल रिसाइटेशन के अंदर किया जाता है। फिर हमने इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन देखा था कि कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो मृदंगम, इडाका, फ्लूट, तीनों में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर विल बी तीनों का, फ्लूट वीणा का भी इस्तेमाल इसके अंदर देखने को आपको मिलेगा। फिर हमने यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैंने आपको जो वेरियस सीरीज़ हैं उसको आप exam.netmok.com पे चेकआउट कर सकते हैं। आपकी फ्री MCQ सीरीज़ भी अवेलेबल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर, जिसमें पुराने 2 साल के करंट अफेयर्स जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। रिसेंटली राइट ऑफ वे किसको लेकर न्यूज़ में आया था, दिस वॉज कंसर्निंग ऑप्टिकल फाइबर। और फिर हमने देखा था ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा रिलीज करी जाती है। तो आंसर क्या था आपका, देखिए जो रिपोर्ट लाई गई है वर्जीनिया टेक कॉलेज के द्वारा लेकर आई गई है, और यहाँ पर मेन जो चीज़ बताई गई थी कि प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो रही है या फिर ग्रो नहीं हो रही है, लेकिन डिमांड हमारी इंक्रीज हो रही है, और प्रोडक्टिविटी ना बढ़ने का एक रीज़न जो है वो क्लाइमेट चेंज को भी यहाँ पर बताया गया था। फिर हमने यहाँ पे आईवेब बनी के बारे में देखा। जो आईवेब बनी है इससे एक काफ बनाया गया असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल करते हुए। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमने 9th क्वेश्चन में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने की कोशिश करी थी कि नेशनल लाइफ स्टॉक पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई हैं। इसके अंदर बेसिकली लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, और यहाँ पे ब्रीडिंग मटेरियल जो है उसको इंप्रूव करने की बात करी गई थी। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10th, वहाँ पर हमने देखा था जो आपका स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है। तो इसके अंदर जल्दी से मुझे बताएं कौन से प्रदेश ने टॉप पोजीशन हासिल करी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टॉप हियर। तो यहाँ पे कर्नाटका का नाम आपको दिख जाएगा, राजस्थान भी टॉप पोजीशन पे ही है, सेकंड पोजीशन पे है, और ऐसे ही अलग अलग जो स्टेट्स थे हमारी उसकी रैंकिंग जो थी मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी, ठीक है। चलिए अब प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करिएगा। रिसेंटली मैंने आपसे पूछा था कि डेप्रिकड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पर लोकेट करते हैं, कौन से राज्य के अंदर है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 420 फैमिलीज जो थी उनको डिस्प्लेस किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा अराइज हो रहे थे, ठीक है। इसी वजह से फैमिलीज को डिस्प्लेस किया गया, लेकिन ये कौन से राज्य के अंदर है ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर करना है। चलिए तो यहाँ पर जो लेक्चर हमारा है वो कंप्लीट होता है, और आप अपने मार्क्स जो है वो भी लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना आपने स्कोर किया। जो कट ऑफ थी वो 6 की थी, 6 से कम भी स्कोर हो तो शर्माइएगा मत, अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा, बिकॉज ग्रेजुअली यू विल सी कि आपके जो मार्क्स हैं वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। और PDF जो है इस लेक्चर की वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।